तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसकी बनेगी सरकार और कुछ देर में यह तय हो जाएगा। अगर हरियाणा की बात की जाए तो रुझानों में बीजेपी को यहां पर बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। 48 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं पर कांग्रेस की बात की जाए 36 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। वहीं पर अगर जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस वक्त 49 सीटों पर, बीजेपी 24, पीडीपी 4, अदर 9 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। लेकिन हरियाणा में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो करीब 50 से 60 सीटें तमाम एग्जिट पोल देती दिखाई दे रही थी कांग्रेस को। शुरुआती जब जैसे ही गिनती शुरू हुई वैसे में कांग्रेस बढ़त बनाए हुई दिखाई दे रही थी। करीब 2 घंटे तक ये बढ़त रही, लेकिन उसके बाद बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी आगे बढ़ती लगातार रुझानों में दिखाई दे रही है। इस वक्त 49 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो 35 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। हालांकि दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआती गिनती है, अभी कुछ राउंड की ही गिनती हुई है। अभी तो और ज्यादा जैसे जैसे राउंड होंगे उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, चूंकि कयास लगाए जा रहे थे कि 90 सीटें हैं, इसलिए 9 से 10, ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक रिजल्ट सामने आ जाएगा कि आखिर कहां पर किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन हरियाणा का जो ये चुनाव है बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। लेकिन अभी अगर इस वक्त मार्जिन देखा जाए कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, 49 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, जबकि कांग्रेस 35 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं पर अगर स्थानीय पार्टियों की बात की जाए तो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया है। जेजेपी ने तो अपना खाता तक नहीं खोला है। बीएसपी और आईएनएलडी 2 और अदर्स 4 सीटों पर आगे चल रही है। तो स्थिति इस वक्त आपको हम बता रहे हैं किस तरह की है। हरियाणा का इलेक्शन हो चुका, जनता ने अपना मैंडेट दे दिया। आज इसका रिजल्ट आने वाला है और जो हरियाणा का रिजल्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। बहुत सारी अगर बात की जाए बीजेपी की तो वो अपने तर्क दे रही है। शुरुआत में कुछ तर्क थे, लेकिन जैसे जैसे सीटें बढ़ने लगी तो वो कुछ और बातें निकलकर सामने आ रही है। बहुत सारी ऐसी बातें बातचीत करने के लिए परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजय चौधरी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ है। संजय जी, हरियाणा की बात की जाए, शुरुआती तौर पर हमने देखा कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त थी, मिठाई बट गई, सब कुछ हो गया। और हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी को लेकर लगातार कहा जा रहा था 10 साल की सरकार है और अगर एक बार फिर से बीजेपी यहां पर सत्ता में आती है तो एक बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। और जनता ने आप लोगों पर फिर विश्वास जताया अगर यहां से एक बार फिर से आप लोगों की सरकार बनती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से आने के बाद देश के पॉलिटिकल सिस्टम को बदला है और आम गरीब, आम किसान, आम व्यक्ति, उसके पास एक पारदर्शी तरीके से योजनाओं को ले जाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट का ट्रांसफर अकाउंट्स में हुआ है। उससे जो गरीब है, जो एकदम निचले तबके का व्यक्ति है, जिसके पास साधन संसाधन नहीं है, राजनीतिक जिसके पास संबंध नहीं है, जिसको समझ नहीं है, उसको भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुझको लगता है कि जमीनी आधार पर यह परिवर्तन का एक बड़ा आधार बना है। और पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखेंगे कि विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया था। वो नैरेटिव झूठ पर आधारित था, वो सत्य पर आधारित नहीं था। वो ये कहता था कि भाजपा आएगी तो संविधान समाप्त करेगी, भाजपा आएगी तो आरक्षण समाप्त करेगी, भाजपा आएगी तो महंगाई बढ़ाएगी। तो ये मुद्दे चुनाव के बाद हमें जिन है कि वे अपने राजनीतिक रूप से किए गए वादों के धरातल पर खरे, तीनों जिन अपेक्षाओं को पूरी करने के आधार पर वो जनता से वोट मांग रहे थे, वो वित्तीय भ्रष्टाचार को भी कम किया था। हरियाणा में हम जानते हैं कि जिस प्रकार के एक वहां चलन में है कि वहां पैसा देकर ही काम होता है, बिना पर्ची के काम नहीं होता हर चीज के लिए, यानी कि राजनीतिक दल का सदस्य होने का मतलब है कि खर्ची मिल जाना शुरू हो जाना। उस व्यवस्था को बदला था। मुझको लगता है कि जमीनी रूप से इन्होंने बेहतर परिणाम दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के बनाए हुए नैरेटिव को समाप्त किया है। इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ सामने आई है और इस छल और छद्म के वातावरण के बीच में जनता ने सच्चाई पर भरोसा किया है। निश्चित रूप से हरियाणा में परिवर्तन का एक ये जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इन्हीं तथ्यों के आधार पर खड़ा हुआ। ठीक है परमवीर सिंह जी, जिस तरह से अगर वोट की बात की जाए
जब वोटिंग हुई तो कहा यह गया कि देखिए कांग्रेस जहां पर डोमिनेट करती है वहां पर करीब करीब 22 ऐसी सीटें थी जहां पर कम वोटिंग हुई। तो क्या इसके पीछे की वजह भी आप ये देखते हैं कि लोग इन जगहों पर उन्होंने कम वोटिंग की है, वो बाहर नहीं निकले? क्या इसका नुकसान कांग्रेस को हुआ? हालांकि देखिए अभी ये कहना ठीक नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, आगे पीछे चल रही है, लेकिन फिर भी अगर नुकसान होता है कांग्रेस को तो क्या हम ये मान के चले कि एक जो कम वोटिंग इन 22 सीटों पर हुई वो एक बड़ा फैक्टर होगा? देखिए, पहले ये मेरे सीमित बुद्धि से मैं कहता हूं कि दलित वोटों का अगर जैसे कोई कहा जाए कि ये ठेकेदार है कोई पार्टी या कोई व्यक्ति कोई नेता उनका ठेकेदार है, आज के समय में ऐसा नहीं है। ये स्थिति होती थी आज से 15-20 साल पहले। अभी जनता बहुत जागरूक है। और केवल अगर हम स्पेसिफिकली हरियाणा राज्य की बात करें तो देखिए, हरियाणा के अंदर अगर चौतरफा विकास हो रहा था, आज से नहीं हो रहा था, ये ग्रीन रेवोल्यूशन जब से शुरू हुआ तब से हुआ है। हरियाणा का 30% एरिया दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के रीजन में आता है। जो करनाल, जो दिल्ली से 60-65 किलोमीटर दूर, झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी, गुड़गांव के आसपास का एरिया। तो हमारी सिनेरियो जो दलित राजनीति जो यूपी में होती है, बिहार में होती है, उसी को अगर हम पोर्ट्रे करें हरियाणा के ऊपर, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ स्थितियां ऐसी नहीं है। यहाँ पर बहुत बहुत बड़े बड़े लोग विधायक बन के, मंत्री बन के जा चुके हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से एक पार्टी के पीछे या एक व्यक्ति के पीछे दलित वोट कभी भी नहीं कहा जा रहा है। और कांग्रेस का अनुमान लगाना, इस तरीके का जो ये नैरेटिव चलाया जा रहा था बार बार संविधान खतरे में, वो हरियाणा में एक्सेप्ट कभी नहीं किया गया। आप याद करिए, जब चरम पर था किसान आंदोलन, उसके बाद भी सत्ता जिस तरीके से अनुमान लगाए जा रहे थे कि बीजेपी विरोध में पार्टी सरकार आएगी, तब भी ऐसा नहीं हुआ था। तो ये आकलन हरियाणा के ऊपर लागू नहीं होता है। हरियाणा के अंदर मैं यहाँ पर बात करूंगा, दिल्ली के आसपास के एरियाज में जमीनों का रेट 5 से 6 करोड़ रुपए एकड़ तक पहुंच चुका है। तो उसमें वो जमीन किसकी है? अगर आप ग्राउंड पे जाकर देखेंगे, वो तो सब लोगों की मिल जाएगी। वहां पर तो सब लोगों को फायदा हुआ है। इंडस्ट्रियल में जो नौकरियां काम कर रहे होते हैं वो किसका है? तो सब लोग काम कर रहे होते हैं। तो वही पॉलिटिक्स कांग्रेस ने कोशिश की थी कि हरियाणा के ऊपर लागू करके कि आरक्षण खतरे में है, यहाँ पर वो काम नहीं कर पाई यहाँ पर। और पार्टी से देखिए, बिल्कुल परमवीर जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप भी देख पा रहे होंगे। अनिल विज अब पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस वक्त टीवी देख रहे हैं और वहां पर जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है। जिस तरह से लगातार बीजेपी बढ़त बनाती जा रही है कांग्रेस के ऊपर। हम आपको बता दें, इस वक्त 49 सीटों पर बीजेपी है, 35 सीटों पर कांग्रेस है। और अनिल विज तो ताल ठोक कर कह रहे हैं कि देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे लेकिन वो उतने ज्यादा प्रभावी नहीं थे। हमने काम किया, जनता ने हम पर भरोसा किया और बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। ये तस्वीरें अनिल विज की अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और इस वक्त जो तमाम विश्लेषण टीवी चैनलों पर है उसे देखते हुए अनिल विज दिखाई दे रहे हैं। परमवीर जी, जिस तरह से बात हो रही थी एंटी इनकम्बेंसी की, फिर ये हुआ कि वोट कम हो गए। एक मुद्दा जातीय समीकरण का भी है, कहते हैं जाट बटे वोट घटे, लेकिन इस बार कहा यह जा रहा था कि जाट बटे नहीं है, जिस तरफ जाट वोट उस तरफ जीत। देखिए, ये सब आंकड़े भी हम ही लोगों ने, विश्लेषकों ने अपने सीमित बुद्धि से लगाए हुए हैं। अगर हम जाट वोट की बात करें स्पेसिफिकली, तो लगभग 20% है। माने अगर एमपी या सरकार नहीं बना सकती, किसी भी तरफ से देख लिया जाए तो ये नैरेटिव साल है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ की तरफ, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं होता है। अगर किसी एक कास्ट फैक्टर के ऊपर लेके कोई सरकार चाहे तो बना पाए, तो नहीं बना सकती। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हरियाणा के तमाम नेता अक्रॉस पार्टी लाइन, वो अपने नाम के आगे गांव का नाम लगाते हैं, जबकि जहां पर चाहे वो डोमिनेंट भी हो, जैसे चौटाला का नाम, चौटाला परिवार का नाम, वो गांव का नाम है ना, उनकी डोमिनेंट अपनी कास्ट का नाम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उनको मालूम है कि अगर कास्ट की राजनीति करेंगे तो वो अपना विधायक बनना भी मुश्किल हो जाएगा। तमाम नेताओं का ये ट्रेंड रहा है हरियाणा में, क्रॉस पार्टी लाइन में ये बात बोलूंगा। तो इससे ऊपर उठकर राजनीति करनी होगी। हरियाणा के अंदर इस तरीके से जाति का कार्ड कभी नहीं चला, कभी कामयाब नहीं हुआ था। यहाँ पर जब पंजाब के साथ ये यूनिफाइड भी थे, हरियाणा पंजाब हिमाचल एक होता था, ये तो काम तब नहीं करा था। तो आज के समय में अगर इन चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ये प्रयास था मंडल वर्सेस कमंडल के एरा को वापस लाने का। उसके प्रयास में कुछ सफलता यूपी में मिली, बिहार में नहीं मिल पाई। तो हरियाणा के ऊपर तो लागू करना ही, हर एक स्टेट का अपना टेम्परोमेंट होता है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति करने का टेम्परोमेंट बिल्कुल अलग था। वहां पर आप कांग्रेस पार्टी मुद्दा लाई थी ओपीएस का, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जो लोगों की नौकरी या रोजगार है वो सरकार से ही होता है।
सरकार से जुड़े हुए लोग, तो वहां पर वो काम किया था। हरियाणा के अंदर आप कास्ट फैक्टर को अगर बिठाने की कोशिश कर रहे थे तो एक कोशिश थी बस मात्र, इसका सक्सेसफुल होना ना होना 12 बजे से पता चल जाएगा। ठीक है, अशोक यादव एसपी प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। परमवीर जी की बात आपने सुनी अशोक जी, यहां पर जाति पाति कुछ नहीं है, काम डिलीवर करेंगे तो जनता वोट देगी। देखिए बात सही है, जाति पाति कुछ नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जातिगत राजनीति की अगर कोई पार्टी या दल एक्सट्रीम किया है तो बीजेपी ने किया है। आप देखिए कभी ऐसा नहीं हुआ इस देश में कि महामहिम की राष्ट्र की जाति बताई जाए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री जी खुद अपनी जाति बताते हों, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जात के आधार पर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में पेपर लीक माफिया बैठा हुआ बेदीराम का उसको संरक्षण मिला क्योंकि वो जाति विशेष से आता है। तो जातिगत राजनीति की शुरुआत अगर किसी ने किया तो भाजपा ने किया है, और आज भाजपा कहते हैं कि जाति बटोगे तो कटोगे, लेकिन वही योगी जी जब ये नारा लगाते हैं बटोगे तो कटोगे, तो दूसरा सवाल उन्हीं की तरफ उठता है कि बांटने काम कर कौन रहा है, तब वो सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। आज अगर बांटने काम हिंदुस्तान में कोई दल कर रहा है तो भाजपा कर रही है, धर्म के आधार पर बांट रही है, जाति के आधार पर बांट रही है, तमाम और फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर लोगों को बांटने काम कर रही है। तो इस देश का जो टेम्परामेंट है वो अनेकता में एकता का है, वो देश नहीं चाहता बंटना, देश एक गुलदस्ता की तरह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा बांटना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता ने कहा कि देश ने हमने जो वादे किए वो पूरे किए। अगर आपने जो वादे किए उसको पूरा किए होते तो आज भी तो आपके 2014 और 19 के वादे हम लोग क्यों गिनाते रहते? अब उसका समय नहीं है गिनाने का। अगर गिनाया जाए तो आपने जो वादे किए थे 14 और 19 में, वो वादों का तो 80% आपने पूरा ही नहीं किया। 80% वादे इन्होंने नहीं पूरे किए। वो ऐसे वादे थे जो इस देश के लगभग 99% जनता के से उसका सरोकार था। 1% उद्योगपतियों की बात छोड़ दीजिए। तो उन वादों का क्या हुआ? आपने किसानों के लिए वादे किए थे, नौजवानों के लिए वादे किए थे, महिलाओं के लिए वादे किए थे, छात्रों के लिए वादे किए थे, एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। उसी का दुष्परिणाम रहा। लेकिन वो तो कह रहे हैं अशोक जी कि वादे किए, वादों का ही इस वक्त फल हमें दिखाई दे रहा है हरियाणा में। संजय जी, अशोक जी की बात पर कुछ कहेंगे क्या? देखिए अशोक जी, हरियाणा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी को 37 साल के बाद ऐसा कोई मुख्यमंत्री जिसको दोबारा जनता ने चुन के भेजा हो, तो मुझे लगता है कि ये इनके प्रश्नों का सर्वाधिक अनुकूल उत्तर है, जिन्हें राजनीति में ये जनता के आदेश नहीं दिखाई दे रहे कि जनता उत्तर प्रदेश की एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी को चुनाव में जिताकर भेज रही है। इस जनता के जनादेश को जो नहीं समझ पा रहे, मुझे लगता है कि वो राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश की जनता के जनादेश का रवायत तो हरियाणा में भी बदलेगी, हरियाणा में भी बदलेगी अगर एक बार फिर से बीजेपी आती है तो। मैंने कहा ना कि हरियाणा में चुनाव ऐसा होता है कि आप मानिए कि जिसको हटाती है उसको समेट देती है वहां की जनता, उसको 8 सीट, 10 सीट, 12 सीट, और ऐसे बड़े बड़े वहां के बंशीलाल जी, चौटाला जैसे लोग जब सत्ता से बाहर हुए तो जनता ने उन्हें समेट दिया। लेकिन लगातार तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास, और अभी जो विश्वास की झलक मिल रही वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर लोगों की जिंदगी को बदला है, उनकी सोच को बदला है, और उसी आधार पर बदलाव के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। किसी ने सोचा था कि ऐसा होगा कि देश का आम आदमी बिल्कुल, तो आंकड़ों पर लगातार बहस हो रही है और स्थिति कमोवेश ऐसा कहा जा रहा है कि शायद 1 बजे तक तो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किसको हरियाणा की सत्ता मिलने वाली है और कौन यहां का राजा बनने वाला है, ये साफ हो जाएगा। चर्चा लगातार हमारी जारी है।